हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अंजलि, कनक, ऋचा, रिया, सिद्धार्थ, आशु, पीयूष, सुमित, आयुषी, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज का चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो जनता की भारी डिमांड पर यह चैप्टर लाया गया है, क्योंकि बोर्ड में सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया गया है, तो उसको अपन बाद में कवर करेंगे। पहले जो चैप्टर हमारे आ रहे हैं उसको हम कवर करेंगे। यानी कि अपने फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर ही हैं, जिसमें से एक चैप्टर हो चुका है जिसका नाम है सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा उसको। ठीक है, अब अगला चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, और इसके बाद हम कवर करेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं आज? चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। जल्दी फटाफट से बता दीजिए। क्या हम स्टार्ट करें? करें शुरू? चलिए भाई, शुरुआत करी जाती है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से आपको क्या पता चलता है, पहले तो ये समझ लेते हैं ना। पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर टुडेज गोल पर आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स से हम क्या स्टडी करते हैं? जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको रिएक्शन की फीजिबिलिटी के बारे में बताता था। क्या बताता था? रिएक्शन की फीजिबिलिटी के बारे में, कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आप पता कर लिया करते थे गिब्स फ्री एनर्जी वाले पार्ट से। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपको रिएक्शन की फीजिबिलिटी के बारे में बताता है बेटा, जबकि केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है? रेट के बारे में। सर ये रेट क्या होती है? रेट मतलब वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, इसके बारे में आपको बताता है ना। रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, इसके बारे में बताता है, रेट के बारे में बताता है। जैसे मान लो आपके घर में खाना रखा हुआ है, ठीक है, तो खाना कितनी देर में खराब हो जाएगा, इसके बारे में आपको पता चलता है केमिकल काइनेटिक्स से, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लो, खराब ना हो जाए कहीं, है ना। तो किसके बारे में पता चलता है बेटा? आपको रिएक्शन की स्पीड के बारे में पता चलता है, रेट के बारे में पता चलता है, या वेलोसिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का हमारा गोल है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। कितने टाइप की रेट्स होती हैं इसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या फैक्टर हैं जिसको रेट अफेक्ट करती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बेसिक है ना, इसलिए लिखी हुई है आपके सामने। ध्यान से पढ़ें, क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, पढ़ें जरा। इन दिस चैप्टर द रेट और वेलोसिटी और स्पीड ऑफ रिएक्शन इज स्टडीड। मतलब आपको रेट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में पता चलता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है या कितनी मॉडरेट स्पीड से चल रही है। ठीक है, जैसे अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटेगराइज करें तो 3 टाइप से आप बोल सकते हो। एक होती है बेटा स्लो रिएक्शन, दूसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन, और तीसरी होती है फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन जो बहुत ही स्लो स्पीड से हो रही है, या जिसकी रेट बहुत स्लो है। जैसे आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन पता है ना आपको। एयर और मॉइस्चर में जब लोहे पर जंग लगती है तो बहुत स्लो प्रोसेस होती है वो। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है वो स्लो रिएक्शन होती है, आराम आराम से होती है, समय लेती हैं ये काफी। मॉडरेट रिएक्शन की बात करूं तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया, ठीक है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस हो गया। इस टाइप की रिएक्शंस होती है मॉडरेट रिएक्शन। ये रिएक्शन आप बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। केन शुगर का इन्वर्जन क्या होता है और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे कहां? बायोमोलिक्यूल में। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो रिएक्शन कुछ ऐसे लिख सकते हो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में आप बोल देते हो क्या, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 बनाता है ना। आयरन एयर में ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 बनाता है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके, रस्ट का फॉर्मूला हम ये बोलते हैं। ठीक, अगर मॉडरेट रिएक्शन की बात करूं तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर C12H22
O11 सुक्रोज या केन शुगर इसका नाम है। ठीक है, और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये 1 मोल देता है ग्लूकोज, और 1 मोल देता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, बस अंतर क्या होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, जिसके बारे में डिटेल में हम बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च के बारे में बात करें तो C6H10O5 होल N, स्टार्च जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ा पॉलीमर होता है, किसका, ग्लूकोज का। तो इसका जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं N मॉलिक्यूल में, तो N मॉलिक्यूल मिलते हैं C6H12O6 के, ग्लूकोज मिलता है आपको, है ना, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये मॉडरेट स्पीड में होती है, ना ज्यादा तेज होती है ना ज्यादा स्लो होती है, मॉडरेट स्पीड होती है, इन दोनों के बीच में होती है, स्लो और फास्ट के। फास्ट रिएक्शन जैसे आयनिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन वगैरह हो रहा हो या न्यूट्रलाइजेशन वगैरह हो रहा हो, वो सब फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। जैसे एक रिएक्शन आपको अच्छे से पता है, सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो आप रिएक्शन याद करने के लिए प्लस माइनस ऐसे खेल लो, तो यहां क्या आएगा, AgCl, और Na प्लस NO3 के साथ मिलकर NaNO3 बना लेगा, और AgCl जो होता है ये व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई या एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये सब क्या होती है बेटा, फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैंने आपको यहां पर लिखकर दे दिए हैं। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, नहीं करना चाहो तो बस एक बार रीड कर लो, सिर्फ बेसिक चीजें हैं ये, है ना। ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू है कि किस किस टाइप की हम रिएक्शन की स्टडी यहां पर करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। 1 मिनट का समय दे देते हैं आपको लिखने के लिए। लिख लो आप आराम से। बेटा RXN का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म RXN है। रिएक्शन को अपन RXN लिखते हैं बेटे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी डालकर किसी मॉलिक्यूल को हम तोड़ देते हैं पानी की मदद से। जानू ना मैं, चलें क्या? डन, चलो भाई लिख लिया होगा आई होप सभी लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? अच्छा, आप नॉर्मली फिजिक्स में रेट को कैसे डिफाइन करते हो बताओ? फिजिक्स में रेट को कैसे डिफाइन करते हो? मान लो आप किसी एक जगह खड़े हुए हो, ठीक है, आपने चलना चालू किया, जैसे मान लो मैंने यहां से बोर्ड के इस कोने से चलना चालू किया, ठीक है, आ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, अभी नहीं दिख रहा हूं मैं, आ रहा हूं, ठीक है। मैंने चलना चालू किया, एक कोने से कहां जा रहा हूं मैं, दूसरे कोने पर, तो बताओ रेट क्या होगी? बताओ, सिंपल सी चीज है, फिर से बता दूं। मैंने बोर्ड के एक कोने से चलना चालू किया, चल रहा हूं मैं, बताओ रेट क्या होगी? डिस्टेंस कितनी कवर करी मैंने डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या रहा होगा। सही है ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है, dx/dt, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी को ही तो बोलते हैं रेट। तो यहां कोई केमिस्ट्री में रेट आ गई, इसका मतलब थोड़ी कुछ अलग चीज हो गई, वही है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिखूंगा मैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है।
रेट ऑफ रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ROR। क्या लिखूंगा? अगर मैं बोल दूं आपसे कि रेट आप मोल के टर्म में लिख के बताओ, किसके टर्म में? मोल के टर्म में, तो आप कैसे बोलोगे? चेंज इन मोल डिवाइडेड बाय, क्या बोलोगे? चेंज इन टाइम। सही बात है ना, यही तो होती है रेट। अगर मैं बोलूं बेटा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखो, तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सही बात है ना, सिंपल रेट को डिफाइन कर रहा हूं मैं, है ना। अगर मैं बोलूं आपसे प्रेशर के फॉर्म में लिखो, भाई कई बार क्या है, गैसियस रिएक्शन में प्रेशर ऑब्जर्व किया जाता है ना, तो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। मोल के टर्म में लिखो या प्रेशर के टर्म में लिखो या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखो, आप जिस टर्म में भी लिखना चाहते हो उस टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। रेट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में कितना चेंज है और उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा, है ना। और मेजरली इस चैप्टर में जो रेट होती है वो हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं, और कुछ रिएक्शंस में अगर प्रेशर चेंज कर दें तो प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बहुत बार दिखेगा, बहुत बार दिखेगा। मतलब ये मान लो 90% सवाल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म में होंगे, ठीक। 7 से 8% सवाल जो होंगे वो प्रेशर वाले टर्म में होंगे, और 1-2 क्वेश्चन में मोल्स के टर्म में पूछते हैं। बस आपको तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? आप किसी भी टर्म में लिख सकते हो रेट। बेसिकली इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बहुत बार लिखा जाता है, उसके बाद फिर प्रेशर के टर्म में, और 1-2 सवालों में मोल्स के टर्म में, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने पीछे जो इन्वर्जन की बात करी है, इसमें इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? ये बेटा डिटेल में कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड चीजें हैं ये। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो आपको किस चैप्टर में बताया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो आप, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। डन? चलें आगे? लिख लिया हो तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया हर्षित बेटा, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे यूनिट बता सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन की? यूनिट। एक बच्चा कह रहा सर रेट हम किस टर्म में लिखेंगे? बेटा मैंने बोला मोल के टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, या प्रेशर के टर्म में। और किसके लिए लिखेंगे अभी मैं रिएक्शन में लिख के बताऊंगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। पीपीटी का मतलब प्रिसिपिटेट होता है बेटा। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बता दो। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के टर्म में ही लिखना, मोल के टर्म में नहीं लिखना, क्योंकि यही पूछा जाता है। बताओ जरा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बताओ। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो आप क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में यूनिट क्या लिखोगे? यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट टाइम ही रहेगी, तो क्या बन जाएगा ये? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब टाइम आप जिस भी फॉर्म में लिख रहे हो, मिनट के फॉर्म में लिख रहे हो, सेकंड के फॉर्म में लिख रहे हो, आवर के फॉर्म में लिख रहे हो, कैसे भी लिख रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और मोल पर लीटर को तुम मोलर लिख सकते हो, तो मोलर टाइम इनवर्स। अब टाइम इनवर्स में आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है। मोलर सेकंड इनवर्स लिख लो, मोलर मिनट इनवर्स लिख लो, मोलर आवर इनवर्स लिख लो। कनेक्शन आपको पता है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड।
वो आप कन्वर्जन अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, ठीक। बहुत सारे सवालों में जो यूनिट होती है वो ये होती है, लेकिन मिनट आवर भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ये आप कन्वर्जन जानते हो, तो आप आराम से किसी भी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हो। पता है ना ये कन्वर्जन, बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, अगला आ जाओ प्रेशर के टर्म में। अब प्रेशर की यूजुअल जो यूनिट यूज करते हैं वो एटीएम यूज करते हैं, लेकिन आप एटीएम के अलावा और कोई यूनिट में भी कर सकते हो, वो आपको कन्वर्जन पता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच। आप मान लो mm ऑफ एच में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं जो यूनिट यूज करते हैं वो लिख रहा हूं। जैसे जो मैक्सिमम यूनिट यूज की जाती है वो एटीएम प्रेशर हो गया डिवाइडेड बाय टाइम इनवर्स। तो क्या बन जाएगा ये, मतलब एटीएम डिवाइड बाय टाइम, टाइम इनवर्स नहीं टाइम, तो ये बन जाएगा एटीएम टाइम इनवर्स। बड़ा सिंपल सा है यार ये चैप्टर। अब ये आप 3 पार्ट में लिख सकते हो, एटीएम सेकंड इनवर्स, एटीएम मिनट इनवर्स, एटीएम आवर इनवर्स। और एटीएम को भी अलग अलग यूनिट में लिख सकते हो, मान लो कभी mm ऑफ एच में लिखना पड़े तो ये आपको पता है एटीएम का कन्वर्जन। 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, ये पता है आपको। 760 mm ऑफ एच ये पता है आपको, किसी भी प्रेशर की यूनिट में आप जा सकते हो। 760 टॉर, 76 cm ऑफ एच, ये सब आपको पता है। नियरली 1 बार, 1 एटीएम नियरली 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, तो बहुत आसान। एक कह रहा है सर सिंपल आपके लिए, बेटा तुम्हारे लिए भी सिंपल ही है। ये चल रहा है बताओ आज की क्लास में, ये भी तुम्हें कठिन लग रहा है, और ये भी इधर भी आ जाओ तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बचपन में मैथ्स में आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह पढ़ा है ना, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी चल रही है भाई। डिवीजन में है 2 चीजें तो आप ये नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा मेंशन रहता है किस यूनिट में आपको लेना है। ठीक है, मैं तो आपको बहुत सारी यूनिट बता देता हूं, किसी भी यूनिट में दिया जा सकता है आपको। मेजरली एटीएम वाली यूनिट में, जैसे यहां पर ये यूनिट ज्यादातर यूज करते हैं, यहां पर ये यूनिट यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें पता है। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, लिख लीजिए। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, जरूरी थोड़ी है बेटा कि तुमको चैट बॉक्स दिया गया है और तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है तो कुछ लिखना ही है। बिना लिखे भी तुम क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि कुछ ना कुछ हाथ चलाने ही है आपको। हाँ, कुछ डाउट आए तो लिखो तो अच्छा लगे। डन, ठीक है बेटा, चलिए समझ गए काफी लोग। आसान चीज है यार, आसान तो आसानी होनी चाहिए ना फिर। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख चुके हैं। चलो अब हम रेट को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। रेट को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक होती है एवरेज रेट और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। पहले मैं केमिस्ट्री वाली भाषा में समझाता हूं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एवरेज रेट कैसे लिखते हो, कभी भी आपको एवरेज रेट लिखना हो तो क्या लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख रहा हूं, आप मोल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में अपन कैरी फॉरवर्ड करें क्योंकि आगे पूरा चैप्टर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में जाएगा, मैक्सिमम सवाल इसी के रहेंगे, है ना। तो एवरेज रेट हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, जब आपका टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा हो तो उस समय हम एवरेज रेट डिफाइन करते हैं। जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, मतलब जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, बहुत कम टाइम इंटरवल हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करनी है, नाम ही देखो वहीं से आया,
इंस्टेंटेनियस रेट बेटा नाम ही आया ना इंस्टेंट से, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखना हो तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इस पर जो रेट होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट बोल देंगे। मतलब हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एवरेज रेट व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब डेल्टा टी जब बहुत छोटा होगा तो हम उसको एवरेज रेट को क्या बोलने लगेंगे, इंस्टेंटेनियस। बड़ा टाइम इंटरवल तो एवरेज रेट, छोटा टाइम इंटरवल किसी इंस्टेंट पे निकालना है मतलब इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे, डीसी बाई डी। छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम डी यूज करते हैं, बड़े टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा। तो इंस्टेंटेनियस रेट होता है डीसी बाई डी और एवरेज रेट होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। सर इसको किसी एग्जांपल से समझा दो तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस हम क्यों अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, क्यों अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल समझाएंगे आपको, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लो जरा फटाफट से, 30 सेकंड के अंदर लिख लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है। पास्कल बेटा प्रेशर की यूनिट होती है, अगर तुम्हें पता हो तो। सी बेटा कॉन्सेंट्रेशन, सी कॉन्सेंट्रेशन है और टी तुम अपने तरफ से लिख लेना टाइम है, ठीक है बेटा। डन। आइए जरा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को। एवरेज रेट को समझने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, अपने पास एक गड्डी है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है, यहां से चालू हुई, ठीक है। मान लो आपका ये घर है, ठीक है, ये घर है और घर से आप चले पीडब्ल्यू पाठशाला की ओर। घर से आप कहां चले, पीडब्ल्यू पाठशाला की तरफ चले, ठीक है। कुछ कह रहा हूं, कभी तो हम पैदल ही जाते हैं, तो पैदल मान लो आगे कभी भविष्य में, मतलब ऊपर वाला चाहे आपके पास भी हो, तो भी आप घर से पीडब्ल्यू पाठशाला ऐसे ही जाना, ठीक है। तो घर से आप चले इस तरफ, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी आपके घर से पीडब्ल्यू पाठशाला की डिस्टेंस कितनी है बताओ। वो कुछ भी हो सकती है ना, वो डिपेंड करता है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो जितना भी आपको वहां पहुंचने में डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, और कितना टाइम आपको लग रहा है वो डिनोमिनेटर में लिख लो, ठीक है। तो सपोज आपको यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, घर से आप पीडब्ल्यू पाठशाला जा रहे हो तो आपको जो डिस्टेंस मिल रही है, तो घर से पीडब्ल्यू पाठशाला पहुंचने में आपका 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है हमारे यहां से दूर पड़ता है, और आपको टाइम लग रहा है सपोज 15 मिनट। तो आप रेट कैसे लिखोगे, 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 मिनट, तो किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा आपका रेट, ठीक है। नॉर्मल एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो ये क्या है, एवरेज रेट है कि 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी आपने 15 मिनट में, तो ये इसकी एवरेज रेट हो जाएगी। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले, अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ घर से जब पीडब्ल्यू पाठशाला जा रहे थे तो बीच में गोलगप्पे वाले की जो दुकान थी, वहां से जब तुम निकले थे उस टाइम पर तुम्हारी स्पीड क्या, वहां उस टाइम पर तुम्हारी रेट क्या थी, उस टाइम पर तुम्हारी रेट क्या थी, ठीक है। ये मैंने रेट डिस्टेंस अपॉन टाइम में लिखी है, आप स्पीड अपॉन टाइम में लिख सकते हो, ठीक है। जितनी तुम्हारी स्पीड होगी, यूजुअली गाड़ियों में स्पीड अपॉन टाइम के हिसाब से होता है, तो आप उसके हिसाब से चल लो। मैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से रेट बता रहा था आपको, आप स्पीड के हिसाब से चल लो। जैसे मान लो आपकी 12 किलोमीटर जब आप चल रहे हो तो आपकी स्पीड कुछ मान लो, कितनी चलाओ गाड़ी, कितनी तेज चलाओगे, 80 की स्पीड से चलाओगे,
80 की स्पीड से चलाओगे या 90 चलाओगे? 80 90 चलाया करो, ज्यादा तेज मत चलाया करो। तो वो ऊपर लिख लो, है ना। आप इसको इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो। मान लो 80 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे हो, ठीक है, तो आप इसके फॉर्म में भी रेट लिख सकते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल समझा रहा हूं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो गोलगप्पे वाला था, वहां से जब तुम गुजर रहे थे तो उस इंस्टेंट पर क्या स्पीड थी तुम्हारी, ठीक है, उस इंस्टेंट पर क्या रेट थी तुम्हारी, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे आप लोगों के पास स्कूटी या बाइक तो होगी, और एग्जांपल को इलेबोरेट कर देते हैं। आपके पास स्कूटी या बाइक कुछ होगी, ठीक है, आपके पास नहीं तो आपके दोस्त के पास होगी। तो जब तुम गाड़ी चलाते हो तो आप स्पीडोमीटर देखो, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है ना। भाई तुम चला रहे हो स्कूटी और पीछे तुम्हारा दोस्त बैठा, ओ भाई 60 की स्पीड चल रही है, तुमने थोड़ा और एक्सीलेटर, अरे भाई 65 हो गई अब, है ना। मतलब क्या हुआ, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बता रहा है। एवरेज निकालनी है तो आप जितना आपने कवर किया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक रहे। साइकिल है तो कोई बात नहीं, साइकिल है तो थोड़ा तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गाड़ियों में तो सामने ही रहती है। साइकिल में तुम अपना दिमाग लगाया करो, कितना डिस्टेंस तुमने कवर किया कितने टाइम में। फॉर्मूला सभी के लिए वैलिड है, चाहे साइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालना है। जैसे मान लो, ये तो एवरेज रेट मैंने समझा, नोट करने की जरूरत नहीं, बस ये समझा रहा था। मान लो तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट बताना है, तो जैसे ही मान लो तुम निकले यहां से, घर से तुम निकले, घर से तुम पाठशाला की ओर निकले, तो आप किसी भी इंस्टेंट में, जैसे मतलब जैसे तुम यहां से जस्ट निकले, तो भी उस इंस्टेंट पे आप बता सकते हो रेट। मान लो कहीं बीच में हो, वहां से ही तुम गुजर रहे हो, तो भी तुम बता सकते हो। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी पॉइंट पे बताई जा सकती है। और किसी भी पॉइंट पर बताना मतलब टाइम डिफरेंस बहुत कम है, बहुत छोटा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही बता रहे हो आप, है ना। तो टाइम डिफरेंस बहुत छोटा है, तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, डेल्टा टी बहुत छोटा होता है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे तुम मान लो स्टार्टिंग में ही बताओ, जस्ट तुमने गाड़ी स्टार्ट करी, बताओ कितनी रेट थी। बीच में कहीं गोलगप्पे की दुकान पे रुके, मतलब रुके नहीं, गोलगप्पे की दुकान के सामने से गुजरे, मतलब खा लेना फिर निकल लेना। फिर मान लो कोई मिठाई वाली दुकान आई, सोचा कि चलो रसमलाई खा ली जाए, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम बता रहे हो, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होती है, ठीक है। कह रहा प्राइवेट जेट है भाई पागल हो। आई होप समझ गए होगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच का डिफरेंस। अब हम चलते हैं इसी चीज को केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां से नोट करना, पीछे वाला नोट नहीं करना, बस समझाने के लिए था। तो क्या डिफरेंस रहा एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में? इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तुम बताते हो, ठीक है, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा किसी पॉइंट, किसी इंस्टेंट पे बता रहे हो तो। चलो भैया आओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ये क्या होता है? जब कभी भी मेरे पास, जब कभी भी मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैं बहुत आसान सी रिएक्शन से समझा रहा हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है आर, रिएक्टेंट है, और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मैं एक सिंपल सी रिएक्शन से समझा रहा हूं। अभी मैं एक एक ले रहा हूं, बाकी अभी अपन और भी रिएक्टेंट और भी प्रोडक्ट लेंगे। 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, 2 3 प्रोडक्ट ऐसे लेकर भी आप समझ सकते हो। पहले एक एक से समझ लो, है ना। तो रिएक्टेंट से तुम चले प्रोडक्ट पे, तो हम ये मानकर चलते हैं क्या, हम ये मानकर चलते हैं कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। इस बात को हम यहां लिखेंगे, क्योंकि ये मैं बार बार इस चैप्टर में यूज करूंगा, इसलिए मैं पहले ही लेक्चर में आपको क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं। क्या हम स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ कंसीडर करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कितनी दे रखी है ना। कॉमा, प्रोडक्ट नहीं होगा, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, प्रोडक्ट तो होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन
उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, मतलब जीरो होगी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को जीरो मानेंगे। ठीक है, ये हम कंसीडर करके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। चलो भाई साहब, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। ठीक, अगर रिएक्टेंट है, मान लो रिएक्टेंट T इज इक्वल टू किसी T1 टाइम पर। ठीक है, या अपन स्टार्टिंग का ही मान के चल रहे हैं, तो अपन ऐसा मान लेते हैं T इज इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट सपोज मेरे पास है C, प्रोडक्ट क्या है, नहीं है, जीरो। सही है, मैंने क्या माना, T इज इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। क्या ये बात क्लियर है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। T इज इक्वल टू T1 पर ये C1 है, यहां कुछ बना होगा। ठीक है, मान लिया मैंने ये कुछ बना है, या एक काम करो, इसको मैं R के फॉर्म में लेता हूं तो समझ में आ जाएगा। T इज इक्वल टू T1 पर ये R1 मान लिया मैंने कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन P1 कुछ बनी, और T इज इक्वल टू T2 पर यहां कॉन्सेंट्रेशन R2 है, और यहां कॉन्सेंट्रेशन इसकी P2 बनी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को R1 माना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को P1 माना। स्टार्टिंग में इसको C को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मान लिया था हमने। ठीक है, तो मुझे यह पता है कि T इज इक्वल टू T1 पर R1 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R1 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये लिख देता हूं यहां पर, है ना। R2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये, लेकिन ये T2 टाइम पर है। समझना बात को ना, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेकिन T1 टाइम पर। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेकिन P2 टाइम पर। ठीक है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं था। क्लियर एकदम। अब स्टार्ट करते हैं यहां से रेट लिखना। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, तो बताओ कौन खत्म होगा, कौन कंज्यूम होगा, कौन डिसअपियर होगा, बता दो जरा चैट बॉक्स में लिख के। बोलो अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो। अगर मेरे पास रिएक्टेंट, ध्यान सुनना, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। समय बीतेगा, टाइम आगे निकलेगा, तो कौन कंज्यूम होगा, कौन डिसअपियर होगा, कौन खत्म होगा, बोलो। ऑब्वियसली रिएक्टेंट यार, सब लोग सही लिख रहे हो एकदम। प्रोडक्ट थोड़ी खत्म, प्रोडक्ट तो बनेगा भाई। सही बात है, ऑब्वियसली रिएक्टेंट खत्म होगा। तो रिएक्टेंट के लिए डिसअपियरेंस और कंजम्पशन लिखते हैं। ठीक है, ये जो डिसअपियरेंस और कंजम्पशन है, ये किसके लिए यूज करते हैं, रिएक्टेंट्स के लिए यूज करते हैं। अभी तो चलो एक रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा भी होंगे तब भी हम उसके लिए यूज करेंगे। रिएक्टेंट्स के लिए करते हैं। तो ये जो वर्ड यूज करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, रिएक्टेंट्स के लिए यूज करते हैं। क्या, डिसअपियरेंस या कंजम्पशन। वेरी गुड, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। बताओ जरा मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंजम्पशन। ठीक है, तो मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा बताओ, रेट कैसे लिखते हो, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, अभी पीछे सिखाया चैट बॉक्स में सभी लोग। रेट को कैसे लिखा करते हो, बोलो, रेट कैसे लिखते हो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, बताओ। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सही बात है। और अगर मुझे एवरेज रेट लिखनी है, कौन सी रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट लिख के बताओ, तो क्या लिखोगे, एवरेज रेट डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, कॉन्सेंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं, कभी भी ऐसा ब्रैकेट लिखाओ ना, ऐसा, ये सिंबल होता है किसका, ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, डेल्टा टी, ऐसे लिखूंगा।
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। डिसअपियरेंस या कंजम्पशन रिएक्टेंट के लिए लिखी जाती है। तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, डेल्टा को कैसे लिखते हो? बोलो, डेल्टा आर को कैसे लिखते हो बताओ? डेल्टा आर को लिखोगे R2 माइनस R1। R2 की कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेकंड पॉइंट पर, R2 माइनस क्या लिखोगे? R1, यही लिखोगे आप। डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज कैसे लिखोगे बताओ? टाइम का चेंज कैसे लिखोगे? T2 माइनस T1, यही लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना आप। R2 माइनस, भाई चेंज कैसे लिखते हो? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। भाई कभी भी तुम्हें चेंज लिखना हो तो चेंज कैसे लिखते हो? चेंज लिखते हो आप फाइनल वैल्यू, किसी का भी चेंज लिखना हो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यही लिखते हो आप, है ना? क्लियर है? तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 लिखोगे, ध्यान समझते जाना। लेकिन यहां एक तकलीफ हो गई। सर क्या तकलीफ है? जरा प्रकाश डालिए, आइए देखते हैं। मुझे बताओ T1 और T2 में कौन बड़ा? T1 और T2 में कौन बड़ा? T2 बड़ा, क्यों? भाई टाइम निकलेगा तो बढ़ेगा ना, कम थोड़ी हो जाएगा। जैसे मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुई, 5 मिनट बाद इतनी हुई, 10 मिनट बाद इतनी हुई, 15 मिनट बाद इतनी, तो टाइम तो बढ़ेगा ना, ठीक? तो T1 लेस देन T2 होगा, हमें पता है। और मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में अगर रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है या रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो रिएक्टेंट तो कम होगा ना। तो R1 वाली वैल्यू जो होगी कॉन्सेंट्रेशन, वो ज्यादा होगी किससे? R2 से। भाई ये वैल्यू बड़ी और ये कम होगी। मान लो यहां समय आपको 5 सेकंड लगा, ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में मैंने 10 मान ली, यहां 8 हो गई, और समय जब 10 सेकंड पहुंचा तो यहां 6 हो गई। भाई सही है ना? ये तो कंज्यूम होता जाएगा ना टाइम के हिसाब से, टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, है ना? तो 8 से 6 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, 2.5 होगी, ऐसी कुछ होती जाएगी, है ना? तो समय बढ़ता जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब R1 बड़ा होगा R2 से, और अगर R1 R2 से बड़ा है तो डिफरेंस तो नेगेटिव आ गया ना। देखो T2 बड़ा है T1 से, तो ये तो पॉजिटिव। देखो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या आएगी? अगर ये बड़ा है तो ये नेगेटिव आएगी। और ये तो भैया OMG हो गया। क्यों? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। एक्चुअल में रेट ही तो है ये। क्या है ये? एवरेज रेट। क्या रेट कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या रेट कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना। रेट नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपनी तरफ से एक साइन इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पर, जो कि नेगेटिव साइन होगा। सही बात है। ताकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव तो निकल कर आएगी, लेकिन बाहर अगर एक नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी फिर, है ना? देखो रेट कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा, लेकिन हमने पहले से ही अपने मन से मान लिया। ये हमने अपने मन से माना। क्यों? क्योंकि रेट नेगेटिव नहीं लानी, हमें रेट को पॉजिटिव लाना है ना। इसका मतलब बाहर अपने मन से नेगेटिव साइन लगा दो। इसका मतलब यहां पर चाहे एक रिएक्टेंट हो, 2 रिएक्टेंट हो, 5 रिएक्टेंट हो, 100 रिएक्टेंट हो, हमेशा रिएक्टेंट की रेट जब तुम लिखते हो तुम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हो। समझ गए बात को? समझ गए? रिएक्टेंट की रेट जब लिखते हो ना तो नेगेटिव साइन के साथ लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। एक कह रहा सर मॉड भी लगा सकते थे। बिल्कुल लगा सकते। साइंटिस्ट लोगों ने उस टाइम पर माइनस मान लिया। बिल्कुल, वो तो डिपेंड करता है उस समय क्या माना जब ये थ्योरी बनाई गई इसकी। ठीक है, क्लियर है? तो अपन क्या करते हैं, बाहर माइनस साइन मान लेते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। अब आप अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग लगा सकते हो। क्या सर हम इसको T1 माइनस T2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। सर हम इसको पहले इसको बाद में लिख सकते? लिख लो, लेकिन ओवरऑल प्लस ही निकालना। तो ये एक तरीका है जो
पिछली सदियों से चला आ रहा है, तो हमने भी वही तरीका अपनाया, बाहर माइनस लगा दो तो ये प्लस निकल आएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास बहुत भरपूर दिमाग है, आप बिल्कुल अपना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, मॉड लगाना है मॉड लगा लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया कह रही है सर रेट नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्य नीट बैच ज्वाइन करने के लिए। चलें आगे बढ़ें। डन। बेटा क्लास में ना स्टार्टिंग से आया करो, जब क्लास चालू होती है, ये बीच बीच में आ जाओगी तो फिर ऐसे ही होगा ना जिंदगी में। चलें आगे। है क्या, देखो एक्चुअली क्या है, गर्मी बहुत बढ़ गई है और क्लास भी 4 बजे होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नींद में हो आप लोग या नींद के झोंके ले रहे हो, तो मुंह धो के बैठा करो आराम से, है ना, तो सब समझ में आएगा। चलें आगे बढ़े। लिख लिया क्या सबने? लिख लो तो बता देना। डन। चलो अब हम चलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन पर। ठीक है, तो वही कहानी है, आर से हम पी पर गए। ठीक है, वही पीछे वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। टी इज इक्वल टू 0 पर मानना था मैंने, ये सी है ये 0 है। टी इज इक्वल टू T1 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन R1, इसकी P1, इसकी R2, इसकी P2। ठीक है, वहीं पहुंच गए अपन। डन। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अपीयर कौन होगा, फॉर्म कौन होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, बताओ। अपीयर कौन होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, बोलो। अपीयर कौन होगा, बोलो जल्दी चैट बॉक्स में लिख के सभी लोग। रिएक्टेंट अपीयर होगा या प्रोडक्ट अपीयर होगा, कौन अपीयर होगा? भाई प्रोडक्ट ही तो बनेगा। फॉर्म कौन होगा, प्रोडक्ट। तो रेट जो लिखते हैं हम एवरेज के फॉर्म में लिख रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, तो ये किसके लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं ये वर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसके लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखूंगा बताओ, चेंज इन प्रोडक्ट। भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखूंगा, जैसे मैंने यहां लिखा था, देखो ये रिएक्टेंट का था, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखूंगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसको मैं लिखूंगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब बताओ जरा, T2 बड़ा है T1 से, सही है, तो P2 बड़ा है P1 से, ये भी बात सही है, क्यों, प्रोडक्ट बनेगा ना। मान लो पहले 5 मोलर बनेगा, बाद में 10 मोलर बनेगा, फिर 15 मोलर, फिर 20 मोलर, ऐसा बनता जाएगा, इसका मतलब बढ़ता जाएगा, इसका मतलब P2 बड़ा होगा P1 से, इसका मतलब यह है कि ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये भी पॉजिटिव आएगी, तो यहां टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है बेटा, सही है, यहां टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखना है। रिएक्टेंट में माइनस लगाना है, यहां टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना। लेकिन हाँ आपकी इच्छा है सर कुछ तो लिखो, कई बार होता है ना, सर आपने वहां पर बताया था माइनस, यहां कुछ लिखो, तो अगर आपकी इच्छा है कुछ लिखने की तो आप प्लस लिख दो खैर कोई मतलब नहीं इस चीज का, वो ऑब्वियसली प्लस ही है, लेकिन बाहर भी प्लस लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू वैसे ही प्लस निकल के आएगी। अब ऐसा थोड़ी है कि आप हर बार +2 लिखोगे या +3, आप 2 लिख दो और -2 लिख दो, तो समझ जाओगे ना कि यहां -2 है, यहां कुछ नहीं लिखा तो +2 ही लिखा होगा, है ना, बचपन की मैथ से। तो हर बार ऐसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपकी इच्छा है प्लस लिखोगी
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही आएगा वो, है ना। समझ गए। तो आपको अभी तक ये समझ में आया कि हम डिसअपियरेंस या कंजम्पशन रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं और अपीयरेंस या फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं। और लिखते कैसे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। डन, लिख लो तो बता देना। तो डिसअपियरेंस या कंजम्पशन फॉर रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस या फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस। अब चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। बेटा अब ये देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीन चीजें आज के लेक्चर में सीख के जाना। रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस तुम सीख चुके हो, अब मैं सिखाऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या सिखाऊंगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखना जरा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अल्फा ए प्लस बीटा बी, इससे बन रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी। ये एक हाइपोथेटिकल कोई रिएक्शन मैंने मान ली है। ठीक है, स्टेट का यहां कोई मतलब नहीं है, सभी को हम लेकर चलते हैं, चाहे तुम्हारा सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। जब कभी भी तुम रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो सभी को लेते हो, तो कोई टेंशन नहीं यहां कि सर गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लो कितने हैं, बताओ। चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कितने रिएक्टेंट हैं और कितने प्रोडक्ट हैं। बोलो जरा चैट बॉक्स में, कितने रिएक्टेंट हैं और कितने प्रोडक्ट हैं, बोलो। अरे बोल दो भाई, लिख दीजिए ना। बिल्कुल सही बात है, दो रिएक्टेंट हैं और दो प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, अब आप मुझे सबसे पहले, मैं रेट ऑफ रिएक्शन तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले तुम मुझे लिखकर बताओ क्या रेट ऑफ, एवरेज फॉर्म में लिख देना है ना, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। चलो भाई बताओ, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे लिखोगे? डिसअपियरेंस जब होता है तो रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट मतलब माइनस साइन यूज करना है। डेल्टा ए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिखकर बताओ। बी क्या है? ये भी तो रिएक्टेंट है, और ये भी रिएक्टेंट तो माइनस आएगा, माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या ये बात एकदम क्लियर समझ आ गई? बिल्कुल सही बात है सर। सी और डी क्या है? प्रोडक्ट हैं, तो एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताओ जरा क्या लिखूंगा। प्लस लगा दूं मैं? प्लस लगाओ ना लगाओ बात बराबर है, लेकिन अच्छा लगेगा प्लस लगा लो तो। डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी, और एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या आएगा? प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। क्या ये एकदम सही लिखा है? साइन वगैरह देख लो, साइन वगैरह देख लो, क्या ये एकदम सही लिखा है जो सिखाया था आपको? तो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस सिंपली क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस सिंपली क्या होता है, बताओ। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या हो गया इसको, जाएगा किधर? ये कैसे जाएगा? टच करने से? ए,
ई का हो गया है भाई, पगला गया बोर्ड। ए, क्या हो गया इसको? ई कैसे हटेगा? हम्म, चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, कुछ नहीं मान रहे तो भाई, बात ही नहीं मान रहे। चलो आओ, अपन तो अपना काम करते। रेट ऑफ डिसअपियरेंस सिंपली क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यही है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखो या अपीयरेंस लिखो, बस साइन का अंतर है। सही बात है ना? बस साइन का डिफरेंस है। ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपका कॉफिशिएंट पर ध्यान ना जाए। ये जो कॉफिशिएंट है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या होते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती। सिंपली क्या है, कितना चेंज है, कितने टाइम में हुआ, कॉफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस साइन का डिफरेंस है। देयर इज नो रिलेशन with the coefficient, with the stoichiometric coefficient. कोफिशिएंट कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा होते या नहीं भी होते, मान लो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिखता, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, ए प्लस बी सी प्लस डी, तब भी यही लिखते, कॉफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता। या कल को ऐसा लिखा होता ए प्लस टू बी सी प्लस डी, तब भी यही आंसर था। ए प्लस फाइव सी, तब भी यही आंसर था। ए प्लस फाइव सी फोर डी, तब भी यही आंसर था। 100 ए, तब भी यही आंसर था। समझ रहे बात को? मतलब आपका कॉफिशिएंट कोई भी हो, उस पर रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डिपेंड नहीं करती। क्यों? आपने डिफाइन ही ऐसे किया है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कॉफिशिएंट कुछ भी हो। एक बच्चा कह रहा डबल टैप कीजिए, लो कर दिया, नहीं मान रहे तो एक काम करते हैं, ऐसे चलते हैं। ये क्या हो गया? और ऐसे चल के ऐसे वापस आ जाते हैं। देखा बेटा हमारी ट्रिक। कुछ नहीं, वापस जा, ए, कुछ नहीं, वापस जाओ और वापस आ जाओ। देखी ट्रिक? तो हम कहां थे? चलो भाई, हो गया काम तुम्हारा। अरे हो गया भाई, अरे दादा चलो ना, ये देखो, चलो। सबको हटा दूंगा। चलो भाई, हाँ देखा। तो हम कहां थे? हम वहीं थे। स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो होता है ना, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो इन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्या डिपेंड नहीं करता? रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? देयर इज नो रिलेशन विद द स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। किसका? रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का। नोट कर लो इसको। इसके बाद मैं बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी ये नहीं बताया, मैंने अभी इसके लिए अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बताया, यहां जगह नहीं है। नेक्स्ट पेज पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताऊंगा।
पहले आप ये नोट कर लो, लिख लो जरा, जल्दी से लिख लो और मुझे बताओ। लिख लो तो बता देना। चलें आगे। नोटेड, डन, डन, नोटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और अब हम आपसे बात करेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। चलिए आइए जरा वहीं से लिखते हैं, अल्फा ए प्लस बीटा बी, गम्मा सी प्लस डेल्टा डी। और इधर देखिए जरा, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, कौन सी वाली, एवरेज रेट लिख रहे हैं ना, आप इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा की जगह डी कर देना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखना है, क्या लिखना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम ए के टर्म में, बी के टर्म में, सी के टर्म में, डी के टर्म में, सबके टर्म में लिख सकते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम कॉफिशिएंट का ध्यान रखना है। डिफाइन ही ऐसे किया गया है, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया गया है क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। हमेशा केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन जब भी तुम निकालते हो पर मोल के लिए निकालते हो। देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम क्या बोला, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम कॉफिशिएंट आता है, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस लिखते टाइम कॉफिशिएंट नहीं आता है ना, ये डिफाइन ही ऐसे किया गया है क्या। अब जरा लिखते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम दो तरीके से लिख सकते हैं, क्यों, ए भी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, तो मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय अल्फा डेल्टा टी लिख दूं, क्यों, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये क्या था, ये था बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और ये क्या है, कोएफिशिएंट है, सही बात है, देख लो आप एक बार, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, डिवाइड किया कोएफिशिएंट से, ठीक है, समझ गए बात। सिमिलरली बी के लिए भी लिख सकते हो, क्या, बी के लिए क्या आएगी, इज इक्वल टू, और ये सारी वैल्यू बराबर होती है, ध्यान रखना, माइनस डेल्टा ए अपॉन अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन बीटा डेल्टा टी। पर मोल जब निकालते हो तो सारी की सारी वैल्यू सेम होती है, उसी को रेट बोलते हैं, चाहे इसके फॉर्म में चाहे इसके फॉर्म में, सारी रेट सेम होती है। इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखोगे तो प्लस लगाओगे, क्यों, सी प्रोडक्ट है, अपॉन गामा डेल्टा टी, और डी के फॉर्म में लिखोगे तो प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डेल्टा टी, इन दोनों का नाम ही डेल्टा है, बस लिखते हैं अलग अलग तरीके से, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, इसको भी डेल्टा बोलते हैं। बात एकदम दिमाग में बिठा लो, क्या, कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखा करेंगे तो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में डिवाइड कर देंगे कोएफिशिएंट से, और वो सारी रेट जो होती है बराबर होती है, ठीक है, सारी रेट जो होती है वो बराबर होती है, दिमाग में एक बार बिठा लो, आंख बंद कर लो ऐसे जरा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम कोएफिशिएंट आते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखते टाइम कोएफिशिएंट नहीं आते हैं। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम कोएफिशिएंट आते हैं, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखते टाइम कोएफिशिएंट नहीं आते हैं, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि डिफाइन ही ऐसे किया गया है ना, जैसे डिफाइन किया वैसे ही तो करोगे, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बराबर मत कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कर सकते हो। मतलब जब तुम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तब बराबर करना। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, ये तो किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? ये वर्ड यूज किया गया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जो नाम आप यूज करते हो क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट के लिए है, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट के लिए है। और रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस दोनों चीजें ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं और क्लियर आएगा। बेटा सारे रेट इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन की कुछ रेट होगी, और वो रेट चाहे तुम रिएक्टेंट के टर्म में लिखो चाहे प्रोडक्ट के टर्म में लिखो, सेम ही आनी चाहिए। ठीक है, और वो सेम इसलिए आएगी क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज इस तरीके से कुछ सेट होंगी कि इसका जो डिफरेंस होगा और इसका जो डिफरेंस होगा, जब तुम स्टोइकोमेट्रिक से डिवाइड कर दोगे तो सेम वैल्यू आएगी, है ना। मतलब इनका जो डिफरेंस होगा उसको स्टोइकोमेट्रिक से डिवाइड कर दोगे तो सेम वैल्यू आएगी। मान लो ये वाली वैल्यू तुम्हारी आती है सपोज 4, अल्फा है सपोज 2, तो हो सकता है इसकी वैल्यू 4 हो जाए और इसकी वैल्यू 8 आए, वो डिपेंड करता है। तो 4 और 8 बराबर नहीं है, लेकिन 4/2 और 8/4 ये तो बराबर है ना। 4/2 कितना होता है बेटा, बचपन से 2, ये भी 2। तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डायरेक्ट बराबर नहीं होते, जब डिवाइड करते तब बराबर आते हैं। ठीक है, डन, समझ गया। चलें आगे, इसको नोट कर लो आप, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लो तो बता देना, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैक्सिमम सवाल जो आए हैं वो इसी एक्सप्रेशन से लिखना आता है। ठीक है, डन, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम सही चले गए। अब हम चलते हैं कुछ सवालों पर, फिर वापस आएंगे। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर थ्योरी पर फिर वापस आएंगे। राइट एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें जरा, जिनको समझ में आ गया लिख लो, जिनको नहीं आया एक बार फिर समझ लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं एवरेज फॉर्म में लिख रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखूंगा, रिएक्टेंट है, जिनको आगे समझ में लिख लो फटाफट से अपनी कॉपी में। माइनस लगाऊंगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट, कुछ देर के लिए 1 लिख सकता हूं, 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां भी 1 मान सकता हूं थोड़ी देर के लिए, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, अरे बहुत आसान है यार, 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां भी 1 मान सकता हूं, तो प्लस डेल्टा HgCl2 डिवाइडेड बाय 1 डेल्टा टी, खत्म। समझ गए बात को, कितना आसान है, कितना आसान है भाई। कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख लो ना यार, क्या बात कर रहे हो, देख लो, कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा ना तो 1 लिख लो। ठीक है, बहुत आसान है, इससे ज्यादा क्या ही होगा भाई, ऐसे ही सवाल आते हैं, अभी करवाऊंगा ना PYQ आपको। डन, हो गया, लिख लिया सबने। चलो एक और लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ROR, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा HI की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2 डेल्टा टी, कॉफिशिएंट 2 है देखो, ये यहां कुछ नहीं है तो 1 मान लो, यहां कुछ नहीं तो 1 मान लो, खत्म हो गया। लो इज इक्वल टू, ये तो रिएक्टेंट था, इधर प्रोडक्ट है, प्लस लगा दो, डेल्टा H2 अपॉन 1 डेल्टा टी, प्लस लगा दो डेल्टा I2 अपॉन 1 डेल्टा टी, खत्म। फटाक से लिख लो, कितना आसान है सिंपल, क्यों, कितना आसान है भाई। चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन जरा फटाक से सवाल कर लेते हैं।
लिख लो तो बता देना, फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हाँ बेटा, पीवाईक्यू कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, डन, हो गया। चलिए, आइए जरा ये सवाल कर लीजिए, फटाफट से जरा आंसर बता दें इसका। a प्लस 2b से 3c बन रहा है। द डिफरेंशियल रेट, डिफरेंशियल का मतलब ये जो डिफरेंशियल लिखा है ना, डिफरेंशियल, ये इंस्टेंटेनियस रेट के लिए यूज कर रहे हैं वर्ड, है ना। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट में आता ना डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, तो इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं मैथ्स में, है ना, तो इसलिए डिफरेंशियल रेट बोलते हैं। तो डिफरेंशियल जहां वर्ड लिखा मतलब वो इंस्टेंटेनियस रेट ही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलो बताओ जरा, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? जो एक स्टेप में होती है, मतलब a प्लस 2b से डायरेक्ट 3c बन रहा, बीच में कुछ नहीं बन रहा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सुना होगा कि कुछ रिएक्टेंट होते हैं, उससे इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। यहां सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो अपने को इतनी टेंशन नहीं लेनी, अपने को तो सीधा एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, अपने को ये सब टेंशन नहीं लेनी। बताओ जरा कैसे लिखोगे? माइनस, यहां से लिखो, यहां से लिखो, इंस्टेंटेनियस रेट लिखोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं, अब डी आएगा। ठीक है, माइनस डी ए डिवाइडेड बाय, थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, 1 dt, माइनस dv बाई 2 dt, और प्लस dc बाई 3 dt। सही है, खत्म। तो माइनस माइनस प्लस, बदलापुर आंसर आ जाएगा, क्या लगता है आपको? क्या आपका आंसर बदलापुर आया? अरे ये चेन्नई तो सेम ही लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कॉपी पेस्ट हो गया। माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी वी बाई 2 डी टी। एक काम कर लो, इसको प्लस कर लो ताकि ये गलत हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बदलापुर आंसर आ जाएगा। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो सी वाले ऑप्शन में अपने माइनस को प्लस कर लिया ताकि वो गलत हो गया, तो बी सही है फिर आपका। डन। चलिए भाई, अब आपके सामने उल्टा सवाल दिया है। अब आपको ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है और इनमें से चुनना है तुम्हें। बताओ जरा, ठीक है, तो आगरा, बदलापुर, चेन्नई, फटाफट से आंसर बता दो मुझे। क्या लग रहा है आपको? बताओ जरा। अब आपको इक्वेशन बतानी है ना? हम्म, अच्छा, भारी मात्रा में जनता कह रही है बदलापुर। आओ देखते हैं, देखें जरा। अच्छा, यहां से तुम इतना तो बता सकते हो, प्लस लगा है तो ये प्रोडक्ट है, सही है ना? प्लस लगा है प्रोडक्ट है, माइनस लगा है रिएक्टेंट है, प्लस लगा है प्रोडक्ट है, माइनस लगा रिएक्टेंट है। तो डी और बी एक साथ आ रहे होंगे, डी और बी एक साथ आ रहे होंगे, और ए और सी एक साथ आ रहे होंगे, बिल्कुल सही। ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक। अब यहां नीचे 3 आ रहा है, तो कॉफिशिएंट इसका 3 रहा होगा, बिल्कुल सही। बदलापुर एकदम सही है, खत्म हो गया, बिल्कुल सही है। बदलापुर एकदम सही कह रहे हो, बहुत सही, क्या बात है, सबका सही है, बहुत बढ़िया। है आसान, है आसान। अगला सवाल पहले ये कर लेते हैं,
ठीक है, पहले थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप के कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे चल लेंगे। हम्म, बोलें 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 बोलें। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द अंडरलाइन रिएक्टेंट। मतलब तुम्हें इसका, किसका, तुम्हें इसका और इसका रिलेशन बनाना है बस। जरूरत नहीं है पूरा लिखने की, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसे लिख लो ना। क्या? इंस्टेंटेनियस, ऑप्शन में डी के फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। बताओ, इन दोनों को लिख लो बस, जरूरत नहीं है पूरा लिखो, इन दोनों को लिख लो। क्या ये रिएक्टेंट है तो लिखूंगा -D ब्रो 3 नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट क्या है इसका 1 मान लूं थोड़ी देर के लिए 1dt इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, प्रोडक्ट है तो +D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट क्या है 3dt। खत्म। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो, लिख सकते हो पूरा, लेकिन जरूरत नहीं है ना। ठीक, तो कितना सिंपल है भाई, इससे आसान चैप्टर मिलेगा तुमको कुछ है? कितना सिंपल चैप्टर है। डन 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 डन। चलो बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आया है, एकदम झमाझम चल रहा है चेन्नई। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलें, बाकी अगर तुम्हें पूरा लिखना है तो -D Br-5dt -DH+/6dt +D पानी/3dt। आपकी इच्छा है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। डन। चलो भाई, ये हो गया। अब चलते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। चलो, in the reaction A plus 2B 6C plus 2D if the initial rate मतलब T is equal to 0 पर इंस्टेंटेनियस रेट देखी होगी। T is equal to 0 का मतलब क्या होता है, जस्ट स्टार्ट हो रही है, बस जस्ट स्टार्ट होने वाली है। उस समय पर एक ही रेट जो है वो इतनी है, तो मतलब क्या ये दिया हुआ है -DA/dt जो दिया हुआ है तुम्हें, वो दिया हुआ है 2.6 इंटू 10⁻²। मोलर सेकंड इनवर्स यूनिट में आपको गिवन है। ये क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ -dB/dt एट t इज इक्वल टू 0। मतलब उसी इंस्टेंट पे तुम्हें क्या निकालना है, -dB/dt निकालना है। अब इनका डायरेक्ट रिलेशन तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेशन बना लेंगे। तो इससे तुम रिलेशन बना के बताओ मुझे, सिर्फ इतने दोनों की जरूरत है क्वेश्चन में, इसकी जरूरत तो है नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा, -DA/ थोड़ी देर के लिए लिख सकते हो 1dt। ठीक है भाई, इसको 1 मान लो ना यार, ठीक है, 1dt इज इक्वल टू -dV/ कितना 2dt। अब तुमको -DA/dt दे रखा है कितना 2.6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 1। भाई ये वाली वैल्यू तो तुम्हें गिवन है ना, -DA/dt ये वाली, और 1 लिखो ना लिखो बात तो बराबर ही होती है। इज इक्वल टू, मुझे ये निकालना है, तो मैं एक काम करूं, 2 को इधर ले जाऊं तो -dB/dt आ जाएगा। खत्म। सही है, 2.6 इंटू 2 कितना होता है 5.2। खत्म हो गया, लो चेन्नई आंसर है, चेक कर लो। तो -dB/dt क्या आ गया, 5.2 इंटू 10⁻² मोलर सेकंड इनवर्स। क्लियर है, एकदम सिंपल है। तो हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन से तुम रिलेशन बनाया करो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लो, आपकी जिंदगी की 90% समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्लियर। डन। नोट करना हो तो लिख लो, आ गया होगा वैसे तो आंसर आपका। बहुत बढ़िया, भारी मात्रा में जनादेश है कि आंसर चेन्नई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब, जनता फॉर्म में आती हुई।
चलो ये बता दो जरा। A gaseous hypothetical chemical equation 2A से 4B plus C is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to increase by this. In 10 seconds, the rate of appearance of B बतानी है। क्या बतानी है? Rate of appearance of B बतानी है। क्या आएगी बोलो? बिल्कुल सीधा सा आंसर है। क्या आने वाली है बेटा? आज मेरा फोन जरा दूसरा वाला जो है वो दिख नहीं रहा कहीं, पता नहीं मिल नहीं रहा। उसमें पोल चलते हैं क्योंकि इस फोन में वो ऐप चल रही है ना, ये आपकी कमेंट, तो ढूंढना पड़ेगा जरा फोन कहाँ चला गया हमारा। अगली क्लास में पोलम पोल खेलेंगे। चलो पहले ये चैट बॉक्स में लिख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है? क्या लिखा है जरा पढ़ें सवाल को। एक इक्वेशन गिवन है और लिखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज बाय। इंक्रीज बाय का मतलब चेंज दे रखा है ना, इंक्रीज बाय इसका मतलब ये आपको डेल्टा बी दे रखा है। कितना? 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। और डेल्टा टी कितना दे रखा है? कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। और मैंने आपको बोला था रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में कॉफिशिएंट नहीं आते, तो इक्वेशन से तो मतलब ही नहीं है, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। तो सीधा सीधा सा लिखेंगे क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू सीधा सीधा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, प्लस साइन के साथ। तो प्लस साइन लगाओ ना लगाओ बात बराबर है। 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आगरा आंसर है, चेक कर लो। आगरा इज द फाइनल आंसर। रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में कोएफिशिएंट नहीं आते, तो इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं था। कब? जब रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकाल रहे हो। हां, अगर इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछते तो हम यहां डिवाइड बाई 4 कर देते। क्यों? कोएफिशिएंट 4 था। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछते तो हम डिवाइड बाई 4 कर देते। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता। अंडरस्टैंड? वेरी नाइस, वेरी गुड। चले आगे बेटे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हो गया था सबसे? वेरी गुड। चलो अगला सवाल, एक एनसीईआरटी का सवाल है, कर लो जरा। फॉर द रिएक्शन आरसीपी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02 इन 25 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज रेट यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट और सेकंड। दोनों में निकालना है, मिनट में भी निकालना है, सेकंड में भी निकालना है। बहुत आसान है, कर लो। क्या आएगा? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या आएगा बताओ जरा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है ना, तो तुम्हें रिएक्टेंट दे रखा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो तुम आर के लिए, इसके लिए लिखना जरा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? ये आएगी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 1 डेल्टा टी। ठीक है, 1 डेल्टा टी। करो जरा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है? 0.03 से 0.02 है ना। 0.02 माइनस 0.03, ये चेंज हो गया, बाहर माइनस लगा है, डिवाइडेड बाय 25 मिनट। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0.01 अपॉन 25। तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा क्या? मिनट में है ना, तो मोलर मिनट इनवर्स। चेक कर लेना जरा एक बार। सही है।
क्योंकि मैं इसको पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो कर दूंगा, और मान लो ऊपर मैं 100 से और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 25 इंटू 400 10 की, हाँ वो अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, सही लिखा है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, सही है। ये मोलर पर मिनट में आया, मोलर अपॉन मिनट आया, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, आप जानते हो, है ना। तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, है ना, 60 से डिवाइड कर दो, तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, चेक कर लो। तो मैं ऐसा लिख दूं, 4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 60 मोलर सेकंड इनवर्स, और मेरे ख्याल से 4/6 मतलब 40 के आसपास मान लो, तो 40/6, 6 इंटू 6 36, हाँ सही है, 6 के आसपास, 6.6। आगरा कर दूं आंसर, देखो 6.67 इंटू 10 की पावर -6 मोलर सेकंड इनवर्स, है ना, चेक कर लो, आगरा आ जाएगा। डन 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 डन। क्यों भाई, आया क्या, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सभी लोगों से सवाल बन रहे हैं, तो आज के लेक्चर में कुछ खास बात नहीं है, बस क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की बातें हैं बस। डन 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 डन। चलें आगे हम, चलिए 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 चलिए, चलो एक सवाल कहाँ गया ये, चलो ये बना लो जरा। इन आ रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.2 इन 10 मिनट, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। रेट निकालनी है आपको, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो क्या हो जाएगा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा ए, इससे, है ना, डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी, सही बात है, कोफिशिएंट 2 है ना, तो माइनस डेल्टा ए कितना है, 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा टी 10। मिनट में ही आंसर चाहिए आपको, है ना, मिनट इनवर्स में, तो यो हो जाएगा 0.1/20, है ना, तो 1/200, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा, मोलर मिनट इनवर्स। 1/2 तो होता है ना 0.5, पॉइंट हटा दोगे तो एक पावर माइनस में और बढ़ जाएगी। ये सॉल्व अपने हिसाब से कर सकते हो, 0.1/20 मतलब 5 इंटू 10 की पावर -3 इज द राइट आंसर। चेक कर लो जरा एक बार, आगरा आ रहा है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो कॉफिशिएंट आता है, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सिंपली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम विदाउट कॉफिशिएंट। क्लियर, चलो भाई बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ूं, अगली थ्योरेटिकल पोर्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और पढ़ लेते हैं अपन। डन, चलें, वेरी गुड। चलो भाई, ये न्यूमेरिकल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ये चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सेवरल फैक्टर जो हैं वो रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन एक फैक्टर होता है, ठीक है, जिसको आगे हम रेट लॉ के हिसाब से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अभी हम सिंपल ओवरव्यू दे रहे हैं इनका। जैसे कॉन्सेंट्रेशन पर किस तरीके से अफेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हो किसकी, रिएक्टेंट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, क्यों, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो रिएक्शन होती है। तो जो फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है, अगर गैसियस रिएक्शन है तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो, जितना ज्यादा प्रेशर गैसेस का होता है, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती है। कैटलिस्ट की बात करें तो ये रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेता है,
रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेता है, रिएक्शन को अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवा देता है और रिएक्शन करवा देता है। अब कैटलिस्ट दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है, उसके टाइम को कम कर देते हैं, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते, तो रिएक्शन आराम आराम से होती है। ठीक है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, तो रिएक्शन बनती है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन हम आगे आने वाले लेक्चर में रेट लॉ में पढ़ेंगे। टेम्परेचर हम आगे आने वाले लेक्चर्स और भी आगे आएंगे, आर्हेनियस इक्वेशन वहां डिटेल में देखेंगे। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो कई बार रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर सॉलिड सरफेस की जरूरत होती है रिएक्शन को कराने के लिए। जैसे क्लास 11th में आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी है, कैटलिस्ट होता है वहां पर निकेल प्लेटिनम पैलेडियम वगैरह। तो जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, हाइड्रोजन H2 के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा वहां पर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, उसकी सरफेस पर आ जाएंगे, और उसकी सरफेस पर आ जाएंगे तो रिएक्शन इजीली हो जाती है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ठीक। इनमें से जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो टेम्परेचर वाला होता है। बाकी ये ध्यान रखना कि ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। टेम्परेचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम करेंगे कहां पर, आने वाले लेक्चर्स में। आर्हेनियस इक्वेशन एक आएगी आपके पास, तो आर्हेनियस इक्वेशन में हम इसको देखेंगे, और ये वाली चीज तुम्हें मिलेगी रेट लॉ में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी रेट लॉ वगैरह पढ़ेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। और रेट लॉ में ये और ये दोनों चीजें सेम ही है। कैटलिस्ट का फंक्शन ये हम जब आरएनएस इक्वेशन समझा रहे होंगे और वहां पर हम बात कर रहे होंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की, तब हम बात करेंगे कि रिएक्शन को कैटलिस्ट के साथ कराने से क्या होता है और विदाउट कैटलिस्ट कराने से क्या होता है। ठीक है। अभी सिर्फ ओवरव्यू है कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। बाकी ये भी अपन क्या करेंगे, ये हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी के आसपास। ठीक है, मतलब अपन एक तरीके से ये लेना एक्टिवेशन एनर्जी वाले पोर्शन में आने वाले लेक्चर्स में। ठीक। और सरफेस एरिया कहीं नहीं पढ़ेंगे, ये तो लॉजिकल चीज है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतने ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है। बस ये फैक्टर आप लिख लो, क्या क्या फैक्टर होते हैं, नोट कर लो, फिर ये अलग अलग जगह अपन फैक्टर सारे डिस्कस करेंगे। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 रॉन्ग। कौन सा क्वेश्चन वाला बालक, कौन सा सवाल कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 वाला, लिख के जरा बता दो। डीपीपी का कह रहे हो, किसका कह रहे हो, या आज के लेक्चर का कह रहे हो, जल्दी से बता दो जरा। आज के लेक्चर का 3 क्वेश्चन कौन सा था, यही नहीं पता मुझे, क्योंकि अपन यहां चले थे। 1 2 3 यही था शायद। पता नहीं कौन सा कह रहे हो, कौन सा कह रहे हो, लिख दो जल्दी फटाफट से। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हो या कोई डीपीपी वगैरह का कह रहे हो, बोलो। कौन सा सवाल कह रहे हो बेटा ये। बाकी लोग भी एक बार चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कौन सा कराया था। मुझे तो नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 3 शायद यही था अपना, है ना। पहले मैंने ये कराया था, फिर ये कराया था, फिर ये। मुझे तो सही लग रहा है ये तीसरा नंबर का, अगर तुम ऑब्जेक्टिव का तीसरा ले रहे हो तो ये था एक। चलो ये वाला सवाल करो, देख लेना एक बार, चैट बॉक्स में लिख देना किसी को अगर लग रहा हो तो कोई सवाल। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, बताओ जरा। सिंपल सी चीज है, कैटलिस्ट, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ऑल ऑफ दिस।
सबका आंसर आ जाना चाहिए बेटे, सबका आंसर आ जाना चाहिए बेटे। किस किस पे डिपेंड करता है? सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जितने लिखे बोर्ड पे। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है एनसीईआरटी वाला सवाल, कहाँ गया एनसीईआरटी वाला सवाल? चेक कर लेते हैं जरा। सही तो है, ये भी सही है और ये वाला भी सही है, 1/2। सही है, दोनों सही है। पता नहीं कौन सा कह रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं जरा। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। देखें, रिएक्टेंट के लिए बनाते हैं, एक रिएक्शन है आर से पी। ठीक है, तो अपन रिएक्टेंट के लिए अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। हम क्या मान के चलते हैं स्टार्टिंग में? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, यही मानते हैं। सही है। हम क्या मान के चलते हैं? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। ठीक, तो आइए जरा, मैंने ये मान लिया कि रिएक्टेंट कुछ है और प्रोडक्ट नहीं है। अब क्या होगा? रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज कैसे होता है? वो इस तरीके से हम बताते हैं डिक्रीज, ऐसा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि रिएक्शन कभी भी ऐसे कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, इनफाइनाइट पर जाकर कंप्लीट होती है। ठीक, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, रिएक्टेंट ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये क्या है? टाइम है। तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कुछ होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, तो रिएक्टेंट अब क्या होगा? डिक्रीज। तो ये टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात है, कि जब कुछ ना कुछ रिएक्टेंट होगा। टाइम अगर कुछ आपका t1 हो गया, और कुछ t2 हो गया, ठीक है, तो ये t1 टाइम है और ये क्या है? t2 टाइम है। ध्यान से देखना, तो t1 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है t1 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? r1, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? r2। सही है। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो यार? आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन गलत है क्या, ये बताओ। आज जो हमने लेक्चर लिया इसमें मालिक कोई सवाल गलत है क्या? जल्दी से फटाफट से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डीपीपी वगैरह की अभी मैं बात नहीं कर रहा, वो करेक्शन करवा दूंगा अगर वो कुछ गलत होगा तो, वो तो मैं पता कर लूंगा। आज के लेक्चर का बताओ, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई गलत है क्या? यस और नो में लिख दो, अभी पता चल जाएगा। पता नहीं क्या कर रहे हो। जल्दी से लिख दो फटाफट से। नो लिखा है मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है, मतलब कोई गलत नहीं है। एक बार फाइनल पीडीएफ में चेक कर लूंगा, अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन अगर मान लो होती भी है, ठीक है, वैसे तो नहीं है, तो मैं पीडीएफ में करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, अभी पढ़ लो तुम, पीडीएफ जरूर देख लेना। आओ जरा। T1 टाइम पर R1 यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, T2 टाइम पर R2 कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो जब तुम इसकी एवरेज रेट लिख रहे होगे, तो एवरेज रेट कैसे लिखते हो आप? रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हो। क्यों? ग्राफ से तुम्हें दिख रहा है R2 छोटा है R1 बड़ा है, सही है ना?
R2 छोटा है, R1 बड़ा है, तो माइनस लगाओगे क्या, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, ये इसका ग्राफिकल एनालिसिस कर दिया हमने। अब अगर मान लो तुम्हें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल ली है, ठीक है, सपोज तुम्हें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है, तो आइए जरा ध्यान से, मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि मुझे मुझे सपोज इधर पे निकालनी है, ठीक है, यहां मैंने मान लिया टी टाइम पर, आप मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट बताओ, सही है। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो हम लिखते थे माइनस डीसी बाई डी टी, मतलब डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी, यही लिखते हो आप, है ना। और ये जो डीसी बाई डी टी होता है, डीसी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होती है ना, इसको बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं इसको, स्लोप, है ना, डी ऑफ समथिंग डिवाइड बाय डी टी स्लोप होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकाल लूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करूंगा, स्लोप निकाल लूंगा, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, है ना, ये कर्व है, इसकी टेंजेंट हो गई, इसका मुझे क्या करना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। अब स्लोप निकालने के लिए क्या करते हो आप, एक क्वेश्चन से मैं करके बताऊंगा, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने के लिए आप करते हो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अगर ये x एक्सेस और ये y एक्सेस तुम्हारी होती है, तो हम ऐसे लिखते हैं स्लोप को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, जिसको हम टेन थीटा भी लिखते हैं, ठीक है, टेन थीटा, बिल्कुल सही बात है। और टेन थीटा आपका क्या हो गया, यहां से जब तुम इस लाइन को आगे बढ़ाओगे ना, तो ये एंगल जो है वो थीटा होता है, ठीक है। लेकिन यूजुअली थीटा के फॉर्म में दिया जाए तो अच्छी बात है, वरना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के टर्म में दिया जाता है ये, ठीक है। अभी मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो जो हमने यहां लिखा वो क्या लिखा, डी आर बाई डी टी, स्लोप लिखा, ठीक है, और माइनस बाहर लगाए रहना इसके, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिखा है माइनस स्लोप, और स्लोप आप ऐसे निकाल लेना। अब स्लोप कैसे निकालना है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, आप चाहो तो, आपकी इच्छा है, ठीक है। स्लोप नेगेटिव होगा तभी तो बाहर माइनस लगा है, ऑब्वियसली होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा BrO3 वाला गलत है, आओ जरा चेक कर ही लेते हैं, बेटा तुम बहुत देर से परेशान हो, कहाँ है जरा BrO3 वाला। क्या कहना है इनका, इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन रिएक्टेंट, ठीक है भाई, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा मैंने, माइनस डी BrO3 माइनस अपॉन 1 dt इज इक्वल टू डी Br2 बाई 3 dt, माइनस सही किया है, प्लस सही किया है। कौन पगला रहा था ये, कौन पगला रहा था भाई, सुनो मैं सही बताऊं, मौसम गर्मी का चल रहा है, गर्मी में क्या है, दिमाग जल्दी बंद हो जाता है, तो फ्रूट्स वगैरह लिया करो, ठीक है, ठंडा पियो, चाय मत पिया करो, ठीक है, ठंडा गरम कुछ ले लिया करो, गरम नहीं ठंडा ठंडा ले लिया करो। क्या पगला रहा है, कह रहा है सर रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपीयरेंस का कोई रिलेशन ही नहीं है। अरे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन का तो रिलेशन है ना, अब उसी रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेशन में यही तो कनेक्ट किया मैंने, देखो क्या बोला उन्होंने, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन एटम टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किस तरीके से कनेक्टेड है, देखो इस तरीके से कनेक्टेड है ये, और ये जो वैल्यू है ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है, वही तो कनेक्टेड है,
भाई क्या बताऊं, बहुत महान लोग हैं। कई बार क्या है ना, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने से भी दिक्कत हो जाती है जीवन में। वो पता क्या समझ गए, वो समझ गए सर आपने तो बोला था रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वो तो सही बात है, मैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर बता रहा हूं ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते क्या इसको, इतने पार्ट को? क्या तुम इसको रेट ऑफ अपीयरेंस नहीं बोल सकते? मैं ये कब कह रहा हूं कि माइनस डी बी आर ओ थ्री बाई डी टी, मैंने ये नहीं कहा माइनस डी बी आर ओ थ्री नेगेटिव डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी आर टू, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं मैं। ये रिलेशन नहीं होता, ये थोड़ी रिलेशन है, ये तो मैं भी कह रहा हूं, ये रिलेशन थोड़ी होता है। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बराबर नहीं होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर हो सकती है मालिक, उसी से ही तो तुमने रिलेशन लिखा। महान व्यक्ति इतनी देर से परेशान था ये, और ऐसे और भी थे, एक दो नहीं। चलो भाई ये बना लो फटाफट से, बताओ जरा, जल्दी से बना लो फिर आगे चलते हैं। चलें आगे बढ़े, बना लिया, डन है मामला। चलो अब ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट के लिए और लिख लेते हैं, फिर मैं स्लोप निकालना बता दूंगा आपको। प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखोगे भाई, बहुत आसान है, वही ग्राफ बनेगा फिर से बस। अब क्या होगा, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट नहीं होता है, यह बात हमें पता है, तो अब ग्राफ जो है वो ऐसा जाएगा प्रोडक्ट के लिए, सही बात है। और ये बात हो गई टी इज इक्वल टू जीरो की, जीरो पर प्रोडक्ट है ही नहीं, और टी इज इक्वल टू टी वन टाइम, और टी टू टाइम की मैं बात कर लेता हूं। ध्यान से देखना बेटे, जरा ध्यान से देखा करो, है ना, इधर उधर मत चले जाया करो। ये है टी वन टाइम और ये है टी टू टाइम। टी वन पर पी वन और पी टू कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, ये पी वन हो गया और ये पी टू। तो ग्राफ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि पी टू बड़ा है पी वन से, इसका मतलब एवरेज रेट जब तुम यहां लिख रहे होगे किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो क्या आएगा, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, यही आएगी एवरेज रेट, सही है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस लिखनी है, ठीक है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है किसी टाइम टी पर, तो कैसे लिखोगे, स्लोप से लिखोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे, ठीक है, इस टेंजेंट का क्या करोगे, स्लोप निकाल लोगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखोगे, एवरेज तो ऐसे लिख लिया, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखोगे, प्लस डीपी बाई डी टी, प्लस डीपी बाई डी टी, और डीपी बाई डी टी क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप कैसे निकलता है, इस लाइन का स्लोप जो होगा वो निकलता है टेन थीटा से, है ना, या y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन से, ठीक है। और अब स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये वैल्यू कैसे निकालना है वो मैं बता दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि
स्लोप को कैसे निकाला जाता है। एक बच्चे ने पूछा है सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता। क्योंकि बेटा जब कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो यूजुअली केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शंस की हम स्टडी करते हैं वो मॉडरेट टाइप की रिएक्शन होती है। मतलब रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है ऐसा माना जाता है। इसका मतलब क्या होगा, शुरुआत में रिएक्टेंट कुछ नहीं है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। शुरुआत में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, तो रिएक्शन जैसे से आगे बढ़ेगी तो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, एक समय ऐसी आने वाली होगी कि इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा, इसलिए वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है ना। डन, चलो बहुत बढ़िया। आओ अब हम बात कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल से, सीख लेते हैं किस तरीके से निकलता है। ठीक है, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, उसी से ही हम समझ लेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एवरेज रेट तुम्हें निकालनी है। ठीक है, C4H9Cl यहां पर एक रिएक्टेंट दे रखा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करवाया है। ठीक है, ये क्या है बेटा, लिख लेना, रिएक्टेंट है। ऑब्वियसली रिएक्टेंट ही होगा क्योंकि कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है ना, तो ये रिएक्टेंट ही होगा। मान लो तुम्हें एवरेज रेट निकालनी है, किसी भी टाइम इंटरवल में निकाल सकते हो। आपको ऐसा बताया गया कि 0 पर 0.1 थी, 50 पर इतनी, 100 पर इतनी, 150 पर इतनी, ये आपको टाइम दे रखा है सेकंड में। ठीक है, अब आप किसी भी टाइम इंटरवल में निकाल लो, एवरेज रेट में क्या दिक्कत है भाई, एवरेज रेट तुम्हें निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज रेट कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट जो दे रखा है उसके लिए एवरेज रेट में निकालूंगा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, निकाल लो। कोई भी इंटरवल में, जैसे मान लो आपको 50 वाले इंटरवल में निकालना है, 0 से 50 वाले में, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो 0.0905 माइनस 0.100 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 50 माइनस 0। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं, एवरेज रेट में तुम्हें टेंशन नहीं आती है। ठीक है, एवरेज रेट में तुम्हें टेंशन नहीं है, आप कोई भी टाइम इंटरवल में निकाल लो। मान लो तुमसे बोला गया है कि हमें 100 और 400 के बीच का निकाल के बताओ, 100 से 400 के बीच का, तो दिस माइनस दिस और 400 माइनस 100, तो वो तो तुम कोई सा भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने एक लिख के बता दिया बस। तो किसी भी टाइम इंटरवल का तुम एवरेज रेट निकाल सकते हो, क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, क्लियर, ठीक है, डन, समझ गया एवरेज रेट निकालना। ठीक, कोई भी चेंज, मान लो 150 और 800 का निकालना है तुम्हें, तो भी निकाल सकते हो, क्या, माइनस में 0.017 माइनस 0.0741 डिवाइडेड बाय 800 माइनस 150, 650, है ना। तो आप एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज है इंस्टेंटेनियस वाला सीखो, है ना, वो सीख लो एक बार। तो आपको एवरेज रेट निकालना है किसी भी चीज, मैंने एक निकाल के बता दिया, आप 0, 100, 50, 150, 100, 200, 200, 400, 200, 700 कोई भी निकाल सकते हो। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, बस माइनस बाहर साइन लगा के रखना। डन, अब इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हम बात करेंगे, स्लोप कैसे निकालना है तुम्हें। ठीक है, वही जो टेबल थी उसी का ग्राफ है ये। ठीक है, वही जो टेबल थी उसी का ग्राफ है ये, इससे समझ लो। आपसे बोला गया है, ध्यान से देखना जरा गौर से, क्या बोला गया है, इंस्टेंटेनियस रेट बताना है, कहां पर, 600 सेकंड पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताना है। ठीक है, तो 600 सेकंड पर ये पॉइंट था यहां पर, इस पे इन्होंने एक लाइन बनाई है, क्या लाइन है वो, यही स्लोप, टेंजेंट बना दी इसकी, और इसका तुम्हें स्लोप निकालना है। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, ठीक है, इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, एक्स एक्सिस पर क्या क्या है बताओ जरा, एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है, तो कहां से 600 पर स्लोप निकालना है, तो तुमने एक लाइन बना दी, और तुम्हें यहां पर पता है कितना है, 400, देखो 400 है, और यहां पर तुम्हें पता है कितना टाइम है, 800। ठीक है, 400 पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो हम पता कर लेते हैं, कैसे, ऐसे इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पर, तो ये क्या होगी, 0.04 से थोड़ी सी कम होगी, तो यहां पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन हम अभी मान लेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना यहां पर क्या है। और 800 पर जब ये लाइन कट कर रही है
तो वो लाइन यहां कट कर रही है इस जगह, और इस जगह पर हम क्या करेंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, मतलब मानेंगे यहां पर कुछ ना कुछ, क्यों, हमें एग्जैक्ट नहीं पता ये। तो पहले ये समझ लो ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां पर x1 जो है, जो x1 है वो 400 ले लेता हूं, मैं यहीं पे मार्क कर देता हूं ना। 400 क्या हो गया बेटा, x1, 800 क्या हो गया बेटा, x2। सही है, 400 x1 हो गया, ये x2 हो गया। ये वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है, 0.04 से थोड़ी सी कम होगी। एनसीईआरटी वालों ने क्या मानी है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वालों ने लिए 0.037, ठीक है, ये इसके नीचे ही है ना, तो 0.037 ये वैल्यू यहां पर, ये 0.037, 0.04 से कम ये, और 0.02 से कम कुछ होगी जो उन्होंने मानी 0.0165, तो ये वैल्यू है 0.0165, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 0.037, ये हो गई तुम्हारी y2, नहीं ये क्या है, x1 है ना, x1 पर वैल्यू है ये, तो ये y1 होगी, y1, और x2 पर y2, हाँ ये 0.0615, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, डन है एकदम। ग्राफ समझ में आया क्या है। 600 पर मुझे इस पॉइंट पर, यहां पर इस जगह पर, इस जगह पर मुझे निकालना था रेट, इस जगह पर मुझे रेट निकालना था। मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक लाइन बना दी, टेंजेंट बना दी, और इस टेंजेंट का मुझे स्लोप निकालना है। तो मैंने इस टेंजेंट को देखा कहां कट कर रही है, एक इस लाइन पर ये कट कर रही है टेंजेंट, देखो इधर इस जगह पर, और एक इस जगह पर कट कर रही है, ठीक। तो मैंने क्या करा, ये दो पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट यहां पर मान लिया और एक पॉइंट यहां पर मान लिया, ठीक है। इधर इधर पर x1 x2 पता चल गया, इधर इधर पर y1 y2 पता चल गया। स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो वही किया है अपन ने, क्या देखो, माइनस साइन बाहर लगा देना, y2 ये क्या है अपना y2 है, ठीक है, ये है y2 माइनस y1, ये है x2 माइनस x1। इस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट आती है, बाकी सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने जो ये माना है, ये उन्होंने उस वैल्यू के नीचे वाला माना है। हो सकता कोई 0.07 नहीं मानता, कोई 0.07 नहीं मानता, 0.04 से नीचे कुछ मान लेते, 0.038 मान सकते थे, 0.03 कुछ भी मान सकते थे आप। उन्होंने जो माना है वो उसके हिसाब से मैंने बता दिया। हाँ, आपको जब सवाल मिलेगा तो ये वैल्यूज गिवन होंगी, y2 y1 x2 x1 पता रहेगा तुम्हें। कुछ ऐसे लाइन कट हो रही होगी कि तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या y1 है, क्या y2 है, क्या x1 है, क्या x2 है, ये तुम आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। मैं जस्ट एक प्रोसेस बता रहा हूं कि आप इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हो, ग्राफ बनाकर एक टेंजेंट ड्रॉ करके y2 y1 x2 x1 से निकाल लेते हो, ठीक है। मैं जस्ट आपको प्रोसेस बता रहा हूं। आपके सामने कभी इंस्टेंटेनियस रेट निकलने का आएगा ग्राफ के थ्रू, तो आपको एग्जैक्ट कट पॉइंट पता होगा। यहां जैसे नहीं पता था, यहां हमें इनका कट पॉइंट नहीं पता था, क्यों, 0.04 के नीचे हम कितना माने वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 0.02 के नीचे हम कितना माने वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी अगर कभी क्वेश्चन दिखेगा तो। मैं जस्ट एक प्रोसेस बता रहा था कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे टेंजेंट ड्रॉ करके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लेते हो, ठीक है। या कभी किसी क्वेश्चन में यहां पर इस जगह लाइन को आगे बढ़ा के कुछ एंगल दे देंगे आपको कि भैया यहां का एंगल जो है वो 45 डिग्री है ना, तो वो आप टेन थीटा से टेन 45 माइनस 1 लिख सकते हो, है ना, मतलब माइनस बाहर लगा रहता है ना रेट में, तो इसलिए माइनस 10 स्लोप माइनस 10 थीटा माइनस 1, है ना, ठीक है। क्लियर है, प्रोसेस समझ गए। तो ये कहानी थी इसकी, बाकी ये मैंने बता ही दिया आपको। एवरेज रेट कैसे निकालना है, देखो एवरेज रेट में कभी टेंशन नहीं है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस बस तुम्हें y2 y1 पता होने चाहिए, डन।
चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जाते जाते हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए और आपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 किया। जिस किसी को भी वो BrO3 माइनस वाले क्वेश्चन में डाउट है बेटा, एक बार फिर से देख लेना है ना। क्वेश्चन एकदम सही है, वो कोई गलत नहीं है उसमें। पता नहीं क्या गलत लग रहा है तुम्हें। कह रहे हैं सर क्वेश्चन में तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस देख रखा है, आप तो रेट ऑफ, अरे भाई रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस से कनेक्टेड ही है। पढ़ो थ्योरी पहले पूरी, है ना, बीच में मत घुसा करो लेक्चर के। पूरी थ्योरी पढ़ा करो स्टार्टिंग से, जब आते हैं ना पहले मिनट से, जब क्लास चालू होती है। बीच में मत आया करो, नहीं तो ऐसे डाउट आते रहेंगे तुम्हें। भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, कनेक्टेड तो है सीधा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेना जिसको भी डाउट लग रहा हो। बाकी आपको और कोई डाउट हो तो आप लिख देना, नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर नंबर 1 के डाउट लेंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम। क्या सुनना पसंद करेंगे आप बता दीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं। फिर MR सर की क्लास भी है आपकी। और बताओ भाई। मोटिवेशन वाला सुनोगे कि प्यार मोहब्बत वाला सुनोगे, आज बताओ। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया सा लिखा है। हम्म। बोलो। मोटिवेशन टाइप का। तो सुन लो फिर एक बार। अंधेरी रात में खुद को भूल बैठते हैं लोग, यह डॉक्टर की तैयारी है जहां जहां खुद को खुद से खो बैठते हैं लोग। ठीक है, ऐसा कुछ भेजा है इन्होंने। अब देखो, कुछ और मोटिवेशन टाइप का तो है नहीं आजकल। तुम लोगों की तरफ से बहुत कम कंटेंट आ रहा है मेरे पास। एक बच्चे ने लिखा तो है बहुत जोरदार, लेकिन पता है कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 लाइनों का लिखा है। समझ रहे हो? थोड़ा सा वो दे देते हैं आपको, 2 लाइनें दे देते हैं, बाकी पसंद आए तो नेक्स्ट टर्न पे सुना देंगे। जिंदगी भी कितनी हसीन है, कभी गुम है तो कभी खुशी से भरी रंगीन है। जिनका हाथ पकड़कर दुनिया देखा, अब खुद से दुनिया देखने का वक्त आया है। जब बचपन में कहते थे कि बड़े होकर आजाद उड़ना है, ना जाने अब मन में डर आया है। देख रहे हो, 4 लाइनें अच्छी लग रही हैं। 28 लाइनों की है ये, सुनाएंगे पूरी कभी। ट्रेलर दे दिया है आज। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। इसको रिवाइज कर लेना, जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज किया करो। सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा अच्छे से उसको तैयार करो, बैकलॉग क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।